हेलो एवरीवन। आज की जो लेक्चर है 3D की होगी आपकी। 3D की वो सारी टॉपिक्स एक एक करके डिटेल्स आपको पढ़ाई जाएगी। जिन बच्चों का पेपर 12th क्लास के पेपर होते हैं और वैसे स्टूडेंट जिसकी CUET अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट कह सकते हो आप इसे, या कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट कह सकते हो आप इसे। लाखों बच्चे CUET के लिए प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, क्योंकि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी CUET के थ्रू उसकी एडमिशन होगी। और जो बच्चे साइंस से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, या BHU से करना चाहते हैं, या ऐसे यूनिवर्सिटी जो उसकी चाहते हैं, बिना CUET के थ्रू आप नहीं जा सकते हो। और वैसे स्टूडेंट जो 12th क्लास के पेपर देते हैं, तो ये क्लास जो 3D की जो होने वाली है, ये क्लास सारे बच्चे सुनने ध्यान से, ये दोनों को बेनिफिट होने वाली है। वैसे बच्चे जो 12th के पेपर देते हैं, ठीक है, और जो बच्चे CUET यानी डोमेन जो रखा उसने मैथ्स में, मैथ्स के थ्रू डोमेन होती है। सबसे पहले वो सुन लीजिए आप कि मैथ्स लेकर के आपको क्या क्या मिल सकते हैं ग्रेजुएशन में। वैसे जो साइंस लेते हैं, मैथ्स लेना है उसको ग्रेजुएशन में, इकोनॉमिक्स लेनी है उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में, BCom वाले बच्चे भी होते हैं तो उसमें मैथ्स की जरूरत होती है। और DU में और अदर कुछ यूनिवर्सिटी में जहाँ BTech करना चाहते हैं, CS कंप्यूटर साइंस से, और या फिर मैथमेटिक्स इनोवेशंस वाली चीजें जो सब्जेक्ट में चीज ली जाती है, उसमें मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। समझ गए आप? तो अभी जो है वो बिल्कुल आपको ग्रेजुएट करने के लिए डोमेन का पेपर को ध्यान से पढ़ना। 11th में, 12th में, और खासकर 12th वाले बच्चे का ही CUET में पूछी जाएगी, तो वैसे सारे स्टूडेंट्स को जरूरत पड़ेगी। तो बेटा आज का जो लेक्चर है वो सीधा 3D पर होने वाली है। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थ्री डी वेक्टर पढ़ने के बाद, जैसे जो वेक्टर पढ़ते हैं बच्चे, उसके बाद ही 3D दी होती है। तो कुछ चीजें वेक्टर के कॉन्सेप्ट से भी आती है, और अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारी बातें आपको समझ में आएगी आज की क्लास में। इसलिए आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर। 3D में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें उसका सबसे पहला लाइन होता है वो 3 डायमेंशनल के बारे में जानना होता है। जैसे ये आपके पास ये ग्राफ ये बनाते हैं आप, तो ये आपका जो है डायग्राम जो बना, ये X एक्सिस है, ये Y है, और ये Z एक्सिस है। जैसे जिस कमरे में आप बैठे होते हो या क्लास ले रहे हो, तो उसकी जो दीवारें होगी वो लेंथ ब्रेथ और हाइट जो होगी वो मिला करके 3 डायमेंशनल होगी। यानी क्यूबिक ब्लॉक्स जो देखते हो आप, ये 3 डायमेंशनल होगी। इस तरह का जो फिगर आप बनाते हो, लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो आप देख रहे हो इस तरह से। आप यहाँ से देख लो ऐसे, ये देख लो और ये देख लो, यही फिगर यहाँ निकल के आती है। सभी के बीच में 90 डिग्री होते हैं बच्चे 3 डायमेंशनल में। तो आपके पास X Y और Z एक्सिस में एक डायरेक्टेड लाइन होता है जो आप ऐसे बना सकते हो, यानी ये स्पेस में होता है। यानी कॉर्नर से आप लेकर के आप ऐसे कॉर्नर से खींच सकते हो, किसी कॉर्नर जैसे रूम के कॉर्नर से, नीचे से, या किसी कॉर्नर से। तो ये स्पेस, दिस इज डायरेक्टेड लाइन। और यहाँ पर आप पॉइंट आप प्लॉट कर सकते हो OA। और इसकी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को आप डिनोट भी कर सकते हो R से, जो मर्जी आपको, P से, A से, जिसकी मर्जी हो, वेक्टर के रूप में से भी डिनोट कर सकते हो आप। ये जो लाइन स्पेस में है, ये X के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाती है, ये अल्फा। Y के साथ भी एंगल बनाएगी बीटा, और Z के साथ भी जो एंगल बनाएंगी वो गामा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है बच्चे। एंगल जो XYZ एक्सिस के साथ जो बनाते हैं, ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, तो उसके कोसाइन वैल्यूज को, यानी कॉस अल्फा कोसाइन वैल्यूज कहलाएगी, कॉस बीटा कोसाइन वैल्यूज कहलाएगी उस एंगल का, और कॉस गामा जो इसकी कोसाइन वैल्यू कहलाएगी।
दिस इज कोसाइन वैल्यूज ऑफ डायरेक्टेड लाइन एंगल्स, जो एंगल बना रही है एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ अगर एंगल बनाती है गामा, ऐसा हम मान लेते हैं, तो कोसाइन एंगल्स को डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है। क्लियर? डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन एक रेशियो भी होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, अभी कोसाइन के बारे में पढ़ रहे हैं चूंकि कॉस लगाया। डायरेक्शन कोसाइन जो कॉस अल्फा है उसको एल से डिनोट करते हैं, कॉस बीटा को वाई से, सॉरी एम से, और कॉस गामा को एल एम एन से डिनोट किया जा सकता है। हर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की दूसरी तरफ भी एक लाइन जा रही होगी, जैसे ये लाइन जो एक से साथ बना रही अल्फा, तो ऑब्वियस है कि ये लाइन अगर ऐसे दिशा में जाती है दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, उसको रिवर्स डायरेक्शन भी कह सकते हैं आप, नीचे जा रही होगी। क्योंकि जैसे कॉर्नर पर आप बनाते हो, जिस कॉर्नर पर हम बैठे हुए हैं क्लासरूम में, आप देख रहे हो हमें, इस कॉर्नर पर यहाँ पर मैंने लगाया और इसके दूसरी दिशा में इधर लाइन बनाया स्पेस में, उसकी अपोजिट साइड में, पीछे के साइड में, तो एंगल जो बना रही है वो ये अल्फा बना रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये पाई माइनस अल्फा होगा। तो रिवर्स डायरेक्शन में जो एंगल होगी वो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगी, कह सकते हो डायरेक्शन कोसाइन इन रिवर्स डायरेक्शन। इन रिवर्स डायरेक्शन पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा। अब यहाँ पर कोसाइन जब लेते हो इसकी, तो कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस अल्फा माइनस कॉस अल्फा। आप बताओ बच्चे, माइनस कॉस अल्फा है तो माइनस एल भी लिख सकते हैं इसे, ये क्या लिख सकते हैं माइनस एल, और इसे हम क्या लिख सकते हैं माइनस एल, अगर इसमें कॉस लगा दो तो। मेरी बात समझे? कोसाइन वैल्यूज को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। यहाँ तक बातें आपको समझ में आई? डायरेक्शन कोसाइन को समझना जरूरी था। नेगेटिव डायरेक्शन कोसाइन भी समझ गए और आगे भी समझिए इसको। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो आएगा वो आपका आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, दैट इज एल स्क्वायर एम स्क्वायर अब प्लस एम स्क्वायर बराबर हमेशा 1। ये सारी प्रूफ होती है, ऐसे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि आप अभी पढ़ रहे हो और जहाँ तक CUT का सवाल है या जहाँ 12 की सवाल है, तो 12 में तो आपको प्रूफिंग नहीं पूछे जाते हैं, आपको याद रखनी है। और CUT में जहाँ तक अभी जब मैंने देखा, उसकी NTA ने अपने साइट पर सारे क्वेश्चंस डाले थे, तो उसमें सारे सवाल वेरी इजीएस्ट थे मैथमेटिक्स के। जो बच्चे अगर ध्यान से इजी वाले क्वेश्चंस भी सारे पॉइंट्स अगर पढ़ लेते हैं, तो उसमें वो 50 में 40 क्वेश्चंस वो जरूर बना के आएगा, पूरे से पूरी क्वेश्चंस लगा के आएगा। क्योंकि इसलिए इजी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, हमें लगता है जहाँ तक कि समय कम है, यानी 40 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं 45 मिनट्स में बनाने, लगभग 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट का समय आपके क्वेश्चंस के लिए, तो बड़े क्वेश्चन देने का कोई सवाल नहीं। और फिर यूनिवर्सिटी चाहती है कि ये देखना भी चाहती है कि आपकी नॉलेज कितनी है, बेसिक चीजें कितनी जानते हो, कितना अच्छा प्रॉब्लम बना के आते हो, ये नहीं जानती। क्योंकि ग्रेजुएशन करवा रहा, वो इंजीनियरिंग नहीं करवा रहा आपसे, हाँ बीटेक का भी है उसमें, तो वहाँ पर वो देखता है कि नॉलेज आपकी बेसिक कितनी है। अगर उतनी नॉलेज, अगर पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट्स याद है, तो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर में भी चूंकि थ्योरेटिकल नॉलेज और कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छी है, तो वो बना लेगा वहाँ पर जाकर के, अगर बहुत बड़े सवाल बना के नहीं आया है। दिस इज क्लियर एवरीथिंग? तो ये सारी पॉइंट्स से समझ गए। अब इस पर बेस्ड भी क्वेश्चंस होते हैं, तो अभी हम उस पर डिस्कस अभी करेंगे हम।
अभी हम लोग पॉइंट्स डायरेक्शन कोसाइंस ले लिया हमने। अब थोड़ा सा बातें करते हैं एक पॉइंट और, कि हमारे पास 3 एक्सिस होता है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। अब तीनों एक्सिस के लिए एक्सिस ऑन डायरेक्शन कोसाइन ऑन एक्स एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस जो होगी वो क्या हो सकता है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, ये सवाल पहली पॉइंट। अब ये पॉइंट दूसरी आ रही है आपको क्लास में जो भी पॉइंट अभी बताई जा रही है तो सिंपलेस्ट पॉइंट याद रखना है, छोटे क्वेश्चन बनाना है, पॉइंट याद रखने हैं, उस पर एक सिंपल से क्वेश्चन बनाने हैं, अच्छे चलना है। तो पहले अभी पॉइंट बताते जा रही है, बताते जा रहा हूँ मैं, फिर सारे क्वेश्चंस थोड़े थोड़े लूंगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस लूंगा, ताकि आपकी थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाए, पॉइंट वाइज याद हो जाए। डायरेक्शन कोसाइन क्या है, कॉस की वैल्यू, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू बराबर क्या होगी, यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होगी, रिवर्स डायरेक्शन में कोसाइन अल्फा क्या हो सकती है। ये सारी चीजें, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको सीयूटी के एमसीक्यू बेस्ड में और 12th के बच्चे में जो 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, डायरेक्शन कोसाइन पॉइंट बच्चे लिखना है, डीसी लिख दूं समझ में आ जाएगा। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस लिख दिया मैंने यहाँ पर, एक मिनट, एक्स एक्सिस आर, एक्स एक्सिस पर चूंकि एंगल नहीं बनेगी एक्स एक्सिस पर कोई डायरेक्टेड लाइन के, तो 0 होगी और cos 0 की वैल्यू 1, वाई एक्सिस पर 90 डिग्री बनेगी इसलिए 0 और फिर 0, ये डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस का होगा। उसी तरह से दूसरा पॉइंट आएगी, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस, आर 0 1 और 0, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस, आर 0 0 और 1 बच्चे। ये 3 डायरेक्शन कोसाइंस एक्स एक्सिस का याद रखिएगा आप, एक्स एक्सिस का क्या होता है, वाई एक्सिस का क्या होता है और जेड एक्सिस। सवाल कुछ भी सिंपलेस्ट पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, तो इसके लिए आप तैयार रहें। ऐसा नहीं सोचना है अरे यार ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन, इतना सिंपल नहीं है, नहीं। अभी तो मैंने जो एनटीए के क्वेश्चंस मैंने देखे थे तो उसमें इतने छोटे छोटे सवाल इतने आसान थे कि मुझे भी एक्सपेक्टेशन नहीं हो रही थी कि ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो आप ध्यान रखना है सब सारी चीज़ों को, ओके। ये डायरेक्शन को साइंस हो गया। अब आ जाइए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन passing through two points. Passing through 2 points. पॉइंट्स क्या क्या होंगे, x1 x1, y1 और z1, दूसरी पॉइंट x2 y2 और z2। बेटा जब डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालनी होगी ऐसे 2 पॉइंट जो पास करे 2 पॉइंट से, तो आपको सीधा सीधा डीसी लिख के क्या लिखना आपको, x1 x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 डिवाइड बाई, अगर इस पॉइंट को ए मानी जाए पॉइंट और दूसरे को बी मानी जाए तो इन दोनों की डिस्टेंस से डिवाइड करनी होगी ए बी, पहला डायरेक्शन कोसाइन यानी cos अल्फा। दूसरा डायरेक्शन कोसाइन y2 माइनस y1 डिवाइड अप बाई ए बी, और तीसरा z2 माइनस z1 बेटा ए बी।
अब बताओ ए बी की डिस्टेंस कैसे मालूम होगी? वेक्टर में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ, अंडर रूट, सीधा अंडर रूट कर लेना, और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये z2। अब इससे दिखा निकाल लोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। अगर आपको डायरेक्शन रेशियो निकालनी होगी ऐसे स्थिति में, तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन रेशियो। यहाँ से पॉइंट हटा रहा हूँ मैं। दो पॉइंट से जब कोई लाइन पास करता हो, डायरेक्टेड लाइन आपके पास है, और आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना हो, या डी आर, अगर मैं डी आर लिख दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा ये डी आर है, लिखना डायरेक्शन रेशियो कहते हैं इसे। या डायरेक्शन नंबर भी कहते हैं इसे। बच्चे ये जो हैंड राइटिंग थोड़ा सा ये हो रही है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ये थोड़ा सा राइटिंग पैड हमारा थोड़ा सा दिक्कत है इसमें, इस वजह से हो रही है। तो इसलिए घबराना नहीं है, समझ में आ रहा होगा मुझे, मैं समझ में आ रहा। कुछ क्लासेस के बाद मैं चेंज कर दूंगा ये नया अच्छे वाला क्वालिटी वाला, तो वहाँ पर आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई इसमें। आइए, अगर दो पॉइंट से पास कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा? x2 माइनस x1, डायरेक्शन रेशियो पहला, या डायरेक्शन नंबर भी बोलते हैं। देखो दोनों डायरेक्शन लिख दिया है, बातें करने का, एक मिनट, सॉरी, डायरेक्शन रेशियो लिखा, या डायरेक्शन नंबर लिखना था इसमें, डायरेक्शन नंबर लिखा, डायरेक्शन नंबर। ओके, डायरेक्शन नंबर लिखा था। तो डायरेक्शन रेशियो पहला ये, दूसरा क्या होगा? y2 माइनस y, तीसरा क्या होगा? z2 माइनस z1। बस डिवाइड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्शन नंबर हो गया। डायरेक्शन नंबर और डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डी आर एंड डी सी आर प्रोपोर्शनल्स। प्रोपोर्शनल का मतलब, मान लो अगर डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है और डायरेक्शन रेशियो एल एम एन है, तो प्रोपोर्शनल का मतलब होगा क्या? एल अपॉन ए, एम अपॉन बी, और एन अपॉन सी। या उल्टा भी लिख सकते हो, ए अपॉन एल, पी अपॉन एम, सी अपॉन एम, ऐसा लिख सकते हैं आप प्रोपोर्शनल में। ओके, ये तो बातें आई डायरेक्शन रेशियो के बारे में और डायरेक्शन नंबर के बारे में आपके पास। ठीक है, अब पॉइंट जो नेक्स्ट होने वाली है आपके पास, वह है कंडीशन फॉर कोलिनियर या कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स।
कंडीशन फॉर कोलिनियर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। थ्री पॉइंट्स। अब 3 पॉइंट्स में पहला होगा x1 y1 z1। दूसरी पॉइंट क्या होगी बच्चों, देख लो, x2 y2 z2। और तीसरी पॉइंट x3 y3 और z3। ये तीनों पॉइंट है। कोलिनियर होने की कंडीशंस क्या होगी? अगर मैं पहले पॉइंट को डिनोट कर दूं ए से, दूसरी पॉइंट को हम डिनोट करते बी से और तीसरे को सी से, तो कोलिनियर होने की शर्त होगा कि ए बी का आप निकालो डायरेक्शन रेशियो और बी सी का डायरेक्शन रेशियो निकालो, यानी डी आर ऑफ ए बी निकालो आप। डी आर ऑफ ए बी एंड डी आर ऑफ बी सी आर प्रोपोर्शनल। आर प्रोपोर्शनल, शुड बी प्रोपोर्शनल, ये भी लिख सकते हैं हम अपने आप में। प्रोपोर्शनल होना चाहिए, शुड बी, तभी कोलिनियर मानी जाएगी। कहने का मतलब है कि आप x2 माइनस x1 और डिवाइड बाई x3 माइनस x2 इक्वल टू y2 माइनस y1 y3 माइनस y2 और इक्वल टू इज इक्वल टू क्या होगी सर, z2 माइनस z1 डिवाइड बाई z3 माइनस z2। अगर ये तीनों बराबर है तो माना जाएगा कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है, कोलिनियर मानी जाएगी। कोलिनियर होने की कंडीशन यही। पूरी बात समझ में आई आपको? वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज जब एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं, और एनसीईआरटी को फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि पेपर में जो सीयूईटी के पेपर में आने वाले हैं वो पूरी फुली बेस्ड होगा, आपको एनसीईआरटी बेस्ड होगी क्वेश्चंस। आप एनसीईआरटी जो पढ़ते हो 12th क्लास में, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की भी जरूरत होगी अभी। हालांकि मार्क्स अब से घट गया है, खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है कि मार्क्स नहीं लाना आपको, लेकिन मार्क्स की जरूरत सबको होती है। मार्क्स अच्छा भी हो और सीयूईटी में भी हमारा सिलेक्शन हो जाए, इससे बड़ी, इससे अच्छी बात क्या होगी। मैं ये भी बताता चल रहा हूँ आपको साथ साथ क्लासेस के दौरान, 3D अभी आप पढ़ रहे हैं तो 3D के साथ साथ 3D जैसी खत्म होगी या बीच में एक वीडियो अपलोड मैं आपको करूंगा, जिसमें एनटीए ने जो अपलोड करा था अपना डोमेन वाला पेपर, जो 40-50 क्वेश्चंस के डोमेन वाले पेपर्स मैथ्स के जो थे, तो वो आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी, इसको सॉल्व कर करके कैसे सॉल्व हो रहा और कैसे कैसे क्वेश्चंस थे, जल्दी कैसे बनेगा क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर अपलोड करने जा रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे वीडियो को आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करने पर ही आपको अब पता चलेगी सारी वीडियो। आप चूँकि आप अपडेट रहूँगा और हमेशा आपको वीडियो लेक्चर आपको मिलते रहेगी, और अच्छे अच्छे बातें उसमें पॉइंट्स में मैथमेटिक्स के अंदर जो टेक्निकली, लॉजिकली और ट्रिकी बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस मिलते रहेंगे आपको, ठीक है। इसलिए मैं अब आपके साथ यूट्यूब से लगातार आपके साथ में जुड़ा रहूँगा, और ख़ासकर सीयूईटी आने से अभी हमें खुद को इसी लेवल पर जाना होगा कि जिस बच्चों को ऑनलाइन लाइव लेक्चर चाहिए उसकी भी क्लासेस मिलेगी। आप हमसे आप आसानी से क्वेश्चंस, ये आसानी से क्लास ले सकते हो, लाइव क्लास, लाइव लेक्चर ले सकते हो। रिकॉर्डेड तो आपको यूट्यूब पे मिलेगी ही, लाइव लेक्चर भी आप ले सकते हो सारी क्लासेस। ये सारी बातें हमने की अभी, और प्लीज़
आप जरूर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और आपको अच्छी अच्छी क्लासेस, अच्छी अच्छी पॉइंट, अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। अब बातें करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बातें। यहाँ तक तो बताया कि हम लोग कैसे बना रहे हैं क्वेश्चंस, और फिर एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, फिर उस पर क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बनाना शुरू करूंगा। ओके, इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट, किसी पॉइंट के से पास करा इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। फिगर आप देख सकते हैं, ये है आपका इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ये ऐसे जा रही लाइन, ये पैरेलल है किसी वेक्टर के, ये वेक्टर है जिसका नाम है बी वेक्टर। इस लाइन का इक्वेशन है जो किसी पॉइंट से पास कर रही है, ये पॉइंट दे रखा है इसने, जिस पॉइंट से पास करा उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है इसने ए, ये पॉइंट है इसका। पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेफरेंस से होगी, ये पोजीशन वेक्टर है और ये पॉइंट ए दे रखा है इसने। और कोई भी लाइन की जब इक्वेशन निकाली जाती है 3D के अंदर में, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, तो उस लाइन पर एक आर्बिट्ररी पॉइंट आप एक्स वाई जेड ले लेना होगा। आर्बिट्ररी है मतलब एक्स वाई के रूप में, जो भी किसी भी इक्वेशन आप पढ़ते हो 10th क्लास से अब तक पढ़ते हो कि किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन एक्स वाई के रूप में रहती है, और चूंकि 3D है तो इक्वेशंस हमेशा एक्स वाई जेड के रूप में रहेगी, तो एक आर्बिट्ररी पॉइंट आपको लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक पॉइंट है जिसकी पोजीशन वेक्टर ए दे रखा है, और ये आपका जो आर्बिट्ररी पॉइंट है, ये पोजीशन वेक्टर इसको ले सकते हैं आप, आर भी ले सकते हैं आप, और ये पी पॉइंट है जो, तो ये एपी है, एरो जा रहा है इधर एपी। तो आपको एपी का इक्वेशन फाइंड करना है। जब आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या, वो फिर से बोल दूं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट, किसी पॉइंट से पास कर रही है, वो पॉइंट ए है यहाँ पर। हालांकि ए पॉइंट की आप ले सकते हैं, पॉइंट ए जो है वो उसकी पॉइंट भी हो सकती है x1, y1 और z1, ये ले सकते हो आप। ओके, ये लिख सकते हो आप यहाँ पर। तो यहाँ आपके पास हमने कहा कि इसकी पोजीशन वेक्टर ए लिखा है, तो ए को हम ऐसा लिख सकते हैं, जो वेक्टर ए है हम लिख सकते हैं इसे, हम अगर x1 माना है तो x1 i कैप, y1 j कैप, और बेटा z1 k कैप लिख सकते हो आप। और p की पोजीशन वेक्टर जो r लिख रहा हूँ ना, उसे आप लिख सकते हो एक्स आई कैप यूनिट वेक्टर के रूप में, और वाई जे कैप और जेड के कैप लिख सकते हो आप। बाय ट्रायंगल ऑफ एडिशन से आप एपी का वेक्टर फॉर्म में, जब आप एपी निकालते हैं वेक्टर, तो लिखना पड़ता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये अब आप देखो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या है, आपको देख रखा है आर, आर लिखोगे आप। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या दे रखा है सर, ए। एपी तो आपको निकाल ली, ठीक है, एपी निकाल ली, आर माइनस ए, ये लिखा आपको पोजीशन वेक्टर। लेकिन एपी आप पढ़े होगे कि जब ये एपी किसी वेक्टर के पैरेलल होता है, तो वेक्टर में कहीं भी आप पढ़िएगा वेक्टर के अंदर में, कि अगर ये एम वेक्टर है तो इसका भी वेक्टर निकल सकता है, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए और बी एम लिख दीजिए आप। कांस्टेंट ए हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन ये वेक्टर आनी चाहिए। 2m हो सकता है, अगर आप कोई लाइन ऐसे है और इसके पैरेलल है, कोलिनियर है, पैरेलल के नहीं कोलिनियर भी है, अगर ये बी वेक्टर दे रखा है तो भी आप लेमडा बी से लिख सकते हैं वेक्टर, इस तरह से भी। अगर बी वेक्टर देखा है तो लेमडा बी लिख सकते हैं आप इसे। तो एपी के लिए चूंकि बी के पैरेलल है, तो यहाँ पर आप लेमडा बी लिख सकते हैं वेक्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में अभी बता रहा हूँ मैं, ये नहीं लिखना आपको। बात है क्लियर? एपी बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, यानी पी वाला बाद में, और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये लिखना आपको। अगर आपने वेक्टर नहीं पढ़ा तब भी आपको बातें समझ में आएंगी। पोजीशन वेक्टर जब भी लिखनी होगी
यानी आपको BC लिखना होगा वेक्टर, तो आप पहले PV पोजीशन वेक्टर ऑफ C लिखेंगे और फिर PV पोजीशन वेक्टर ऑफ B लिखेंगे, याद रखेंगे बस। पोजीशन वेक्टर इसे कहते हैं, ओ से OA को OP को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, OA को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, और OP के पोजीशन वेक्टर R ले रखा हूं मैं, OA के पोजीशन वेक्टर A ले रखा हूं मैं, यहाँ रख सकते हैं। अब स्पष्ट है, आप R निकालेंगे तो आप कोई वेक्टर के रूप में क्या लिखेंगे, वेक्टर A प्लस लेमडा वेक्टर B, पूरा वेक्टर फॉर्म आ गया उस लाइन के क्वेश्चन के। ए जिस पॉइंट से पास कर रहा है, वो लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है, x1 y1 z1, यहाँ लिख सकते हैं ये वेक्टर, और B जो पैरेलल है, वो लाइन किसी दूसरे लाइन के पैरेलल है, ये भी लिखना है आपको। अब ये वेक्टर फॉर्म कहलाता है, याद रखना। कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर के रूप में चुका है। हाँ, अगर मैं R की वैल्यू xi कैप, y j कैप, z k कैप रख दूं, A की वैल्यू x1i, y1j और z1 k भी रख दूं, ठीक है, तब भी बेटा ये वेक्टर के रूप में ही कहलाएगी। सर ये बी वेक्टर जो लिख दिया आपने, इसका क्या लिखूंगा, चलिए इसका तो लिख दिया मैंने xi और yj और zk और उसका x1i। बी के लिए जो वेक्टर है ना, उसका कहीं ना कहीं डायरेक्शन रेशियो उस बुक में दिया होता है, ये क्वेश्चंस में नहीं दिया था, वैसे रूप में रखेंगे तो वो अक्सर अक्सर क्वेश्चन में ABC डायरेक्शन रेशियो या 2 3 4 आपको दिया होगा बी वेक्टर के लिए। तो जब डायरेक्शन रेशियो दिया होता है तो इसे AI BJ और CK लिख सकते हैं वहां पर, बात समझ। हमें समझ में आ रहा हो, सारे बच्चों को सारी बातें क्लियर हो रही है कैसे मैं 3D को समझा रहा हूँ आपको। अगर ये क्लास को लेक्चर्स को अच्छे से देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही बार में समझ में आ जाएंगे। अगर 10 क्वेश्चन मैं पढ़ाऊँ तो 10 आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा सारी बातें। अगर जो क्लास लेक्चर अगर ये देखते हो तो आधे घंटे पौन घंटे के लेक्चर है, आराम से आप बैठ के जाइए, पेपर देना है और मार्क्स से प्यार है, पढ़ाई से करके ही कुछ बनना है, तो आपको जरूर देखोगे लेक्चर को। अब सुनो, अगर कार्टेशियन रूप में इसे बनाना चाहते हो, कार्टेशियन फॉर्म, तो आर को हम बताया क्या लिखते हैं, लिखा हुआ हमारा xi yj कैप zk कैप x1i y1j प्लस z1k प्लस लेमडा। हमने बोला यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं ए डायरेक्शन रेशियो, इसलिए ए आई, अभी मैं समझा रहा था आपको, बीजे ठीक है, बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो मैंने एबीसी मान लिया। ध्यान से देखो, ये आई को इस साइड लाते तो आई कॉमन, क्या बचेगा, एक्स माइनस एक्स। अगर हम यहाँ पर इस साइड लाते हैं हम जे को, जे कॉमन, वाई माइनस वाई वन। अगर हम इस साइड लाते हैं के को, के कॉमन, जेड माइनस जेड वन। ओके, राइट साइड हमारा लेमडा ए आई, लेमडा बी जे, लेमडा सी के। अब दोनों तरफ इक्वेट किया जाए, आई को कंपेयर किया जाए दोनों तरफ से, तो बेटा x माइनस एक्स वन बराबर आपको मिलेगा लेमडा ए।
तो x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू लेमडा। ठीक उसी तरह से डायरेक्ट लिख दूं मैं, y माइनस y1 अपॉन b आ जाएगा कि नहीं बताओ, लेमडा। ठीक उसी तरह से तीसरा पॉइंट क्या आएगा बताओ, सर z माइनस z1 आएगा, कंपेयर करेंगे जे के से तो बाई सी। तीनों लेमडा ही है, देख लो, इसका मतलब तीनों इक्वल है। x माइनस x1 बाई ए, z माइनस, सॉरी मतलब लिख सकते हैं, मिटाऊं सी लिख देते हैं, y माइनस y1 अपॉन b। ये पहले लिखना चाहिए, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे हो तो। ये जो फॉर्मेट आया, जो बॉक्स में रखा, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। ओके, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशंस। तो हमने आज क्या पढ़ा, 3D में थोड़े से बेसिक पॉइंट बताता हूँ। डायरेक्शन कोसाइन क्या है, सबसे पहली चीज यही पढ़नी है, डायरेक्शन कोसाइन। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं तो उसकी डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यूज कैसे बदलती है, क्या रिलेशंस है कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा के बीच में स्क्वायरिंग करते हैं, तो ये पढ़ा हमने, उस पर सवाल हम लोग बनाएंगे अभी बाद में। फिर उसके बाद बताया एक्स वाई जेड एक्सिस पर डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू क्या होती है, याद रखेंगे आप। किसी दो पॉइंट से जब कोई लाइन पास करता है उसकी डायरेक्शन रेशियो क्या होगी और उसकी डायरेक्शन कोसाइन क्या होगी, ये पॉइंट याद रखेंगे। और जब कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करता हो और वो लाइन किसी वेक्टर के पैरेलल हो, तो 3D में उस स्पेस में जो लाइन है, स्पेस में ऑन द सरफेस नहीं है, स्पेस में जो लाइन है उसकी इक्वेशन निकालेंगे आप। 3D का इक्वेशन आप पढ़ रहे हो, स्ट्रेट लाइन इन 3D, स्पेस में जो स्ट्रेट लाइन है और वो किसी के पैरेलल है, तो दो फॉर्म में हमने वेक्टर के इक्वेशन, दो फॉर्म में हमने इक्वेशन पढ़ा, एक वेक्टर के रूप में और एक कार्टेशियन के रूप में। कार्टेशियन के रूप में भी जानना जरूरी है और वेक्टर के रूप में भी जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जब मिलेंगे तो आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, ये क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ये पॉइंट वाइज। तो 3D में क्या है ना, पॉइंट छोटे छोटे बहुत सारे, इतना ना प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हो, ना इतने सारे वेक्टर में पढ़ते हो, ना इतने सारे पॉइंट्स की कॉम्प्लेक्सन डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपके पास होते हैं। आप लगातार क्वेश्चंस बना लेते हो, पॉइंट छोटा होता है और क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, यहाँ पॉइंट ज्यादा है और उसी बेस पर क्वेश्चन एक एक दे दो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ में आएगी, ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिला। और प्लीज़ फिर से बोल रहा हूँ कि आपको और अच्छी क्लासेस के लिए लेक्चर को देखने होंगे तो यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अपलोड जैसे करूँगा आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। सारे एग्जाम जो बच्चे CUT देने जा रहे हैं, बिल्कुल बेफिक्र हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस के लिए। पूरी तरह से 1-1.5 महीने में कोर्स में कवर करा दूंगा 100%। ओके।